हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको पढ़ाएंगे प्रश्नावली एक ऐप। प्रश्नावली एक ऐप का जो प्रथम सवाल है यानी कि फर्स्ट पार्ट है उसको मैं बताऊंगा। ये बहुविकल्पी क्वेश्चन है, हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, बोर्ड एग्जाम में। फर्स्ट पार्ट है कि धन पूर्णांक 6a+5 से धन पूर्णांक धन पूर्णांक 6a+5 से पहले आने वाला धन पूर्णांक 6a+5 से पहले आने वाला धन पूर्णांक होगा। धन पूर्णांक होगा। धन पूर्णांक 6a+5 से पहले आने वाला धन पूर्णांक होगा। इसमें दोस्तों ऑप्शन दिए हैं 5a+4, 6a+4, 15a+5, 5a+6। दोस्तों 6a+5 से पहले आने वाला धन पूर्णांक होगा 6a+5। अब देखिए दोस्तों, इसमें जो पहले यानी कि पहले क्या होगा, 5 से जो पहले आता है, 5 से पहले कौन आता है दोस्तों, 4 आता है। इसलिए हमारा ये आंसर हो जाएगा क्या, 6a+4। 6a+4 हो जाएगा हमारा आंसर। इसमें दूसरा ऑप्शन दिया है वो हमारा सही है। इसी प्रकार अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है अपरमेय संख्या है। अपरमेय संख्या, इसका दोस्तों सेकंड पार्ट सही है, 6a+4। अब मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है अपरमेय संख्या है। अपरमेय संख्या है। अब देखते हैं दोस्तों कौन है इसमें अपरमेय संख्या है। अब देखिए दोस्तों, कुछ फर्स्ट पार्ट में दिया है 22/7। 22/7 ये दोस्तों अपरमेय नहीं है, ये परमेय। मैंने आपको बताया है पाई एक अपरमेय संख्या है, जबकि 22/7 यानी कि पाई का मान परमेय संख्या है। ये इसलिए 22/7 परमेय संख्या है। तो हमको अपरमेय केवल ज्ञात करना है, अपरमेय केवल ज्ञात करना मुझको बस। और इसमें पाई एक अपरमेय संख्या है, इसमें पाई दी है, इसलिए हमारे सेकेंड पार्ट सही है। पाई एक अपरमेय संख्या है। इसलिए अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है संख्या 4√3 है। संख्या 4√3 है। संख्या 4√3 है। अब देखिए दोस्तों, इसमें ऑप्शन दिए हैं पूर्णांक संख्या है, परमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों परमेय संख्या तो हो नहीं सकती, पूर्णांक संख्या हो नहीं सकती। अब देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया है, खूब डीपली मैंने आपको बताया है कि परमेय संख्या क्या होता है और अपरमेय संख्या क्या होता है। जो संख्या करड़ी के रूप में है, यानी कि जो दी गई है √3, यानी कि रूट के रूप में हो या करड़ी एक ही बात होती है। जो संख्या रूट के रूप में हो अपरमेय संख्या कहलाती है, जबकि उसका वर्गमूल ना निकल रहा हो। तो ये संख्या हमारी कैसी है दोस्तों, अपरमेय है। यानी कि अपरमेय में ऑप्शन थर्ड वाला सही है। अपरमेय है।
इसी प्रकार अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया निम्नलिखित संख्याओं में से परमेय संख्या होगी। निम्नलिखित संख्याओं में से निम्नलिखित संख्याओं में से निम्नलिखित संख्याओं में से निम्नलिखित संख्याओं में से परमेय संख्या होगी। परमेय संख्या होगी। हाँ तो दोस्तों, अब इसमें कहा गया है निम्नलिखित संख्याओं में से परमेय संख्या होगी, यानी कि निम्न माने नीचे और लिखित माने नीचे लिखी हुई हैं। जो नीचे संख्याएं लिखी हुई हैं उनमें से परमेय संख्या होगी। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन दिए हैं रूट 5। हमसे केवल पूछा गया परमेय संख्या कौन है। रूट 5 परमेय संख्या हो नहीं सकती, नहीं होती मतलब। और सेकेंड पार्ट में दिया है रूट 1। रूट 1 परमेय संख्या है। रूट 1 सेकेंड पार्ट में दिया है दोस्तों रूट 1, क्योंकि इसका वर्गमूल 1 ही होता है, इसलिए ये हमारी परमेय संख्या है दोस्तों। और इसका थर्ड पार्ट में दिया है रूट में 1 प्लस 4 रूट 4/9, 1 प्लस 4/9, यानी कि 9 एकम 9 4 13/9 नहीं है ये हमारी संख्या, अपरमेय नहीं है, परमेय नहीं है ये। और फोर्थ पार्ट वाली हो नहीं सकती। अब मैं आपको बताऊंगा, इसलिए यही है सेकेंड पार्ट सही है। यानी कि अब मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि निम्नलिखित में परमेय संख्या है। निम्नलिखित में परमेय संख्या है। निम्नलिखित में परमेय संख्या है। परमेय संख्या क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए दोस्तों, इसमें कहा गया निम्नलिखित में परमेय संख्या है, यानी कि निम्न माने नीचे, लिखित माने नीचे जो लिखी हुई संख्याएं हैं उनमें से परमेय संख्या कौन है। यानी कि इसके जो फर्स्ट पार्ट दिया है, फर्स्ट पार्ट तो हो नहीं सकता दोस्तों, मैं आपको बता चुका हूँ। रूट 7 तो हो नहीं सकती परमेय संख्या, अपरमेय है ये संख्या। और जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट परमेय संख्या है, ये वाला सही है। क्यों सही है दोस्तों, इसमें कहा गया परमेय संख्या छांटिए। परमेय संख्या ये हमारी क्यों है, मैंने आपको बताया है किसी स्थान की पुनरावृत्ति निश्चित स्थान पर हो रही हो तो संख्या परमेय होती है, और अगर निश्चित स्थान पर नहीं हो रही है पुनरावृत्ति तो फिर संख्या हमारी अपरमेय हो जाती है। इसकी पुनरावृत्ति दोस्तों निश्चित स्थान पर हो रही है, ये संख्या हमारी कैसी है, परमेय है। थर्ड पार्ट 2 पॉइंट, थर्ड पार्ट है हमारा ये 2.737373, 2.737373। इसी प्रकार मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है किसी पूर्णांक m के लिए, किसी पूर्णांक m के लिए
प्रत्येक समपूर्णांक निम्नलिखित रूप का होता है। निम्नलिखित रूप का होता है। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं दोस्तों। किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक समपूर्णांक निम्नलिखित रूप का होता है। इसमें दोस्तों कहा गया है समपूर्णांक निम्नलिखित रूप का होता है। इसमें दोस्तों ऑप्शन दिए गए हैं। छठवां पार्ट है, छठवां में है m+1, थर्ड में है 2m और फोर्थ में है 2m+1। इसमें से दोस्तों थर्ड वाला हमारा पार्ट सही है, थर्ड पार्ट हमारा सही है 2m। अब देखिए दोस्तों ये 2m क्यों सही है, हमने ये क्यों लिख दिया, ये भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसमें कहा गया है समपूर्णांक। समपूर्णांक निम्नलिखित रूप का होता है। सम संख्या दोस्तों क्या होती है, 2, 4, 6, 8, 10, ये हमारी सम संख्याएं होती हैं। ऐसे और भी होती हैं बहुत सारी, इसलिए समपूर्णांक निम्नलिखित रूप का होता है, इसलिए हमारी ये 2m हो गई। अब आप लोग समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है किसी पूर्णांक q के लिए, किसी पूर्णांक q के लिए किसी पूर्णांक q के लिए, किसी पूर्णांक q के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक निम्नलिखित रूप का होता है। प्रत्येक विषम पूर्णांक, प्रत्येक विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक किसी पूर्णांक q के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक निम्नलिखित रूप का, निम्नलिखित रूप का, निम्नलिखित रूप का होता है। किसी पूर्णांक q के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक निम्नलिखित रूप का होता है। इसमें दोस्तों ऑप्शन क्या क्या दिए गए हैं, q, q+1, 2q, 2q+1। अब इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही है। 4 क्यों सही है मैं आपको ये भी बता देता हूं दोस्तों। 2q+1 इसमें कहा गया है प्रत्येक विषम पूर्णांक निम्नलिखित रूप का होता है। विषम संख्या मैंने जोड़ दी यहाँ पर, एक विषम संख्या है इसलिए मैंने एक जोड़ दिया, तो हमारी हो गई 2q+1। 2q+1 हो गई दोस्तों। अब ये 2q+1 हमारा ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है, इसलिए मैंने 4 हमारा इसलिए सही है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया है, संख्या n² - 1, संख्या n² - 1 संख्या n² - 1, 8 संख्या n² - 1, 8 से विभाज्य होती है, से विभाज्य होती है, विभाज्य होती है। कुछ संख्या n² - 1, 8 से विभाज्य होती है यदि n है एक, यदि n है, यदि n है एक। हाँ तो दोस्तों n² - 1 = 8, n² = 8। ये जो हमारे माइनस के हैं, माइनस के एक हैं, जब हम
इसको पक्षांतर करेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा दोस्तों, यानी कि n इक्वल टू हमारा 9 हो जाएगा। जब n इक्वल टू 9 हो जाएगा दोस्तों, मैं यहाँ पर बता देता हूँ दोस्तों, 9 हो जाएगा 9 का वर्गमूल कितना होता है दोस्तों? 3 होता है। मैंने यहाँ पर 3 लिख दिए, स्क्वायर से स्क्वायर कट गए, n इक्वल टू 3 आया हमारा। अब क्वेश्चन नंबर 8 में जो पार्ट दिए गए हैं यानी कि ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से देखते हैं हमारा कौन ऑप्शन सही है। पहले क्वेश्चन नंबर 9 के पहला पार्ट दिया गया है 4, दूसरा पार्ट 2, तीसरा पार्ट 1, चौथा पार्ट 3, यानी कि हमारा चौथा पार्ट जो दिया गया है वो सही है। चौथा पार्ट हमारा क्या दिया गया है दोस्तों? 3। अब क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है यदि 65 और 117 के HCF को, यदि 65 और 117 के HCF को, यदि 65 और 117 के HCF बोले तो मासापा यानी कि महत्तम समापवर्तक, -117 के रूप में दर्शाया व्यक्त किया जा सके, HCF को 65m -117 के रूप में व्यक्त किया जा सके, के रूप में व्यक्त किया जा सके, व्यक्त किया जा सके, तो m का मान ज्ञात कीजिए। तो m का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन मैं ऊपर हल कर देता हूं दोस्तों। 65 और 117 के HCF को 65m - 117 के रूप में व्यक्त किया जा सके तो m का मान ज्ञात कीजिए। या इसमें कहा गया 65 और 117 के HCF, 65 और 117 का HCF ज्ञात कर लेते हैं दोस्तों। 65 के गुणनखंड लिखिए और 117 के गुणनखंड लिखिए। 65 के गुणनखंड होते हैं 5 × 13, 13 × 5 = 65, और 117 के होते हैं 3 × 3 × 13, यानी कि 13 × 3 = 39, 117 3 × 9 13 9 117। अब देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया इसमें HCF कहा गया, मैंने आपको बताया है HCF क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो, यानी कि हमारा जोड़ा जो बन रहा हो 5 × 13, हमारा जो जोड़ा बन रहा है, यानी कि हमारा ये जोड़ा बन रहा है, ये हमारा जोड़ा बन रहा है, दोनों में 13 कॉमन है, यानी कि HCF = 13 है। HCF = 13 है, 13 हो गया दोस्तों। और कहा गया है 65m - 117 के रूप में व्यक्त किया जा सके, 65m - 117 के रूप में व्यक्त किया जा सके। 13 = 65m - 117 के रूप में व्यक्त किया जा सके, यानी कि ये हमने 13 लिख दिए और जो हमारे माइनस के 117 आई ये हमने इधर ले आए, यानी कि पक्षांतर कर दिए तो प्लस के 117 हो गए दोस्तों। = 65m, 65m 117 और 13 कितने हो गए दोस्तों? 130 हो गए, = 65m, 65m हो गया, यानी कि m = 130/65, 130/65 हो गए। 65 को 130 से काट दिए, m = 2 आया हमारा। इसमें देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 9 में
पहला ऑप्शन दिया गया है 4, दूसरा 2, तीसरा 3, तीसरा 1, चौथा 3, यानी हमारा दूसरा ऑप्शन सही है। m बराबर 2 आ रहा है, इसलिए सही है। दूसरा ऑप्शन हमारा सही है दोस्तों, m इक्वल टू 2। इसी प्रकार अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा गया है दोस्तों? 10 में कहा गया है वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः 5 और 8 प्राप्त हो। वह सबसे बड़ी संख्या, वह सबसे बड़ी संख्या वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 70 और 125, जिससे 70 और 125, जिससे 70 और 125, 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः को विभाजित करने पर क्रमशः को विभाजित करने पर क्रमशः शेष फल 5 और 8 प्राप्त हो। शेष फल 5 और 8 प्राप्त हो। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेष फल 5 और 8 प्राप्त हो। ऐसे सवाल मैं आपको बता चुका हूँ, लगवा चुका हूँ आगे। प्रश्नावली 1B में थे शायद 70 और 125। ये जो शेषफल है इसको हम घटा देते हैं। जब 70 में 5 को घटा देंगे तो 65 आएगा, और 125 में 8 को घटा देंगे तो 117 आएगा। और कहा गया है वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसके विभाजित करने पर क्रमशः, यानी कि हमको HCF ज्ञात करना है, HCF। तो दोस्तों 65 के गुणनखंड क्या होते हैं, मैंने अभी आपको बताया था। 65 के गुणनखंड 5 गुणे 13, 13 5 65, और इसके क्या होते हैं 3 गुणे 3 गुणे 13, 3 गुणे 3 गुणे 13, 13 निम्मा 17। और HCF दोस्तों क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो, यानी कि हमारा 13 जो संख्या है ये दोनों में कॉमन है, इसलिए हमारी HCF क्या हो गया दोस्तों, यानी कि वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो गई दोस्तों, 13 हो गई हमारी। कौन सी हो गई दोस्तों, 13 हो गई, 13। अब इसमें ऑप्शन दिए गए हैं 10 का जो फर्स्ट पार्ट है 13 नंबर, वो हमारा आंसर सही है। यानी कि जो फर्स्ट पार्ट है 13 ये सही है हमारा। अब इसी प्रकार मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है यदि दो धनात्मक पूर्णांकों यदि दो धनात्मक पूर्णांकों A और B को A इक्वल टू x³ और B इक्वल टू दोस्तों क्या दिया है, x/3 के रूप में व्यक्त किया जाए,
के रूप में व्यक्त किया जाए जहां x और y अभाज्य संख्याएं, जहां x और y अभाज्य संख्याएं, जहां x और y अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं हैं तो HCF AB है तो HCF A, B हैं। हाँ तो दोस्तों इसमें कहा गया HCF ज्ञात कीजिए, और किसका HCF ज्ञात करना है दोस्तों? x³ और x³ और XY³। अब देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया है HCF क्या होता है और LCM क्या होता है। HCF होता है, एक बार फिर से बता रहा हूं मैं दोस्तों, HCF क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो। अब देखिए दोस्तों इसमें इन दोनों में x सबसे ज़्यादा, x दोनों में कॉमन क्या है? x, इसमें x³ और इसमें x है, यानी कि छोटा कौन है? छोटा है। HCF में छोटा देखते हैं और LCM में बड़ा देखते हैं दोस्तों। इसमें छोटा है, HCF ज्ञात कर रही, तो HCF हो गया x, और y इसमें देखिए दोस्तों, y इसमें y² और इसमें y³ है, तो सबसे दोनों में छोटा कौन है? y², तो XY² हमारा क्या हो गया? HCF। क्वेश्चन नंबर 11 में जो सेकेंड पार्ट है XY², वो हमारा सही है। सेकेंड पार्ट XY²। इसी प्रकार मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया यदि दो धनात्मक पूर्णांक P और Q को यदि दो धनात्मक पूर्णांक P और Q को P इक्वल टू AB² और Q इक्वल टू AQB के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां A और B अभाज्य संख्याएं हैं, जहां A और B अभाज्य संख्याएं हैं, जहां A और B अभाज्य संख्याएं हैं, तो LCM PQ है, तो LCM PQ है, तो LCM P, Q है, तो LCM PQ है। देखिए दोस्तों, ये मैं आपको सवाल ऊपर समझा रहा हूं। यदि दो धनात्मक पूर्णांक P और Q को P इक्वल टू AB² और Q इक्वल टू AQB के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां A और B अभाज्य संख्याएं हैं, तो LCM PQ है। अब देखिए दोस्तों, मैंने आपको अभी 1 मिनट पहले बताया था कि
एलसीएम में क्या हम सबसे बड़ी संख्या देखते हैं और एचसीएम में सबसे छोटी संख्या देखते हैं। इसमें एलसीएम हम ज्ञात कर रहे हैं, इसमें दोनों में ए और ए क्यू में बड़ा कौन है, ए क्यू है दोस्तों, और बी स्क्वायर और बी में बड़ा कौन है, बी स्क्वायर है। इसलिए इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में ऑप्शन हमारा कौन सा सही है, थर्ड ऑप्शन सही है, थर्ड ऑप्शन सही है, यानी कि ए क्यू बी स्क्वायर। यहाँ पर मैंने लिख दिया थर्ड ऑप्शन ए क्यू बी स्क्वायर। हो गया दोस्तों। अब इसी प्रकार मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया एक शून्येतर परमेय संख्या, एक शून्येतर परमेय संख्या एक शून्येतर परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या का गुणनफल होता है, और एक अपरमेय संख्या का गुणनफल होता है, एक शून्येतर परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या का गुणनफल होता है। ये बात मैं आपको बहुत कई बार बता चुका हूँ कि एक मान लिया मैंने कोई भी संख्या परमेय या अपरमेय ले लीजिए, मैंने ले ली 22/7, ये एक परमेय संख्या है। 22/7 का जब हम गुणा या भाग किसी परमेय संख्या का भाग, गुणा, जोड़, घटाना अपरमेय संख्या में करें, अपरमेय संख्या के साथ करें तो संख्या कैसी हो जाती है, अपरमेय हो जाती है। यानी कि इसका जो अर्थ निकल रहा है, हमारा कंक्लूजन निकल रहा है, वो क्या है, अपरमेय ही होगी। इसमें ऑप्शन दिया है सदैव अपरमेय संख्या, फर्स्ट पार्ट, यानी कि जो सही है हमारा। फर्स्ट पार्ट दिया है दोस्तों, फर्स्ट पार्ट है हमारा सदैव अपरमेय संख्या, सदैव अपरमेय संख्या। इसी प्रकार मैं आपको बताने जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा गया है, 1 से 10 तक की संख्याओं, 1 से 10 तक की संख्याओं, 1 से 10 तक की संख्याओं 1,10, 1 से 10 तक की संख्याएं दोनों सम्मिलित हैं इसमें। तो दोस्तों में से सभी संख्याओं से विभाज्य न्यूनतम संख्या है, सभी संख्याओं से विभाज्य न्यूनतम संख्या है, विभाज्य न्यूनतम संख्या है, विभाज्य न्यूनतम संख्या है। अब देखिए दोस्तों, 1 से 10 तक की संख्याओं में से सभी संख्याओं से विभाज्य न्यूनतम संख्या, इसमें हमको साफ पता चल रहा है कि 1 से 10 तक की संख्याओं का लासा ले लीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, हमारी 10 संख्याएं हो गई। और इसमें ये भी और कहा गया कि दोनों संख्याएं दोनों सम्मिलित हैं, 1 और 10 तो हमने दोनों सम्मिलित कर दिए। ठीक है दोस्तों,
अब हमारा कितने से जाएगा भाग, 2 से कट जाएगा। सबसे पहले 1 कॉमा 1 कॉमा 3 कॉमा 2 कॉमा 5 कॉमा 3 कॉमा 7 कॉमा 4 कॉमा 9 कॉमा 5। अब कितने से कट जाएगा दोस्तों, 2 से फिर कट जाएगा। 1 कॉमा 1 कॉमा 3 कॉमा 1 कॉमा 5 कॉमा 3 कॉमा 7 कॉमा 2 कॉमा 9 कॉमा 5 कॉमा। फिर दोस्तों 2 से कट जाएगा। 1 कॉमा 1 कॉमा 3 कॉमा 1 कॉमा 5 कॉमा 3 कॉमा 7 कॉमा 1 कॉमा 9 कॉमा 5। अब देखते हैं दोस्तों कितने से कटेगा, 3 से कट जाएगा दोस्तों। 1 कॉमा 1 कॉमा 1 कॉमा 1 5 कॉमा 1 कॉमा 7 कॉमा 1 कॉमा 3 कॉमा 5। फिर दोस्तों 3 से कट जाएगा। 1 कॉमा 1 कॉमा 1 कॉमा 1 कॉमा 5 कॉमा 1 कॉमा 7 कॉमा 1 कॉमा 1 कॉमा 5। अब हमारा कितने से कटेगा दोस्तों, 5 से कट जाएगा। 1 कॉमा 1 कॉमा 1 कॉमा 1 कॉमा 1 कॉमा 1 कॉमा 7 कॉमा 1 कॉमा 1 कॉमा 1 और एक बार 7 से और कट जाएगा। अब जगह नहीं है, हम काट देंगे बाद में यहाँ पर, यानी कि हमारा 7 और आएगा यहाँ पर। अब हम गुणा कर लेते हैं। 2 दूनी 4, नीचे से करते हैं। 7 पना 35, 35 तिया 105, 105 तिया 315, 315 दूनी 630, 630 दूनी 1260, 1260 दूनी 2520। आंसर हमारा 2520 आएगा, यानी कि लासा हमारा 2520 आएगा। 2520 आंसर आएगा हमारा। अब इसमें देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 14 में 4th नंबर जो ऑप्शन दिया गया है वो हमारा सही है, यानी कि 2520 आंसर हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 15, परमेय संख्या परमेय संख्या हो गई दोस्तों। परमेय संख्या 14,587 बटे 14,587 बटे 1250 का दशमलव प्रसार निम्नलिखित के का दशमलव प्रसार का दशमलव प्रसार निम्नलिखित केंद्र दशमलव निम्नलिखित केंद्र दशमलव निम्नलिखित केंद्र दशमलव निम्नलिखित केंद्र दशमलव स्थानों के बाद समाप्त होगा। केंद्र दशमलव स्थानों के बाद समाप्त होगा। हाँ तो दोस्तों 14,587 अपॉन 1250 14,587। अब जो 1250 हैं ये हम 1250 के गुणनखंड कर लेते हैं दोस्तों। 1250 के गुणनखंड क्या होंगे जाकर 1250 2 से कट जाएगा 625 बचे, फिर 2 से फिर 5 से कट जाएगा 125 आया, फिर 5 से कट जाएगा 25 आया, फिर 5 से कट जाएगा 5 आया और फिर 5 से कट जाएगा तो 1 पचम 25, यानी कि 5 की घात 3 5 की घात 4 इंटू 2 2 इंटू 5 की घात 4। अब इसमें हम कितने का गुणा और कर दें 2 की घात 3 का गुणा और कर दें, ऊपर करेंगे तो नीचे भी करना पड़ेगा। अब 2 की घात
अब 2 की घात 3 का मतलब क्या है 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी 15,14,587 इंटू 8 बटे 10 की घात 4 हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि 4 ये हैं 3 ये हैं 3 ये और 1 ये 4 हो गई, और 5 दूनी 10, 10 की घात 4 हो गई दोस्तों, 10 की घात 4 हो गई। और जब हम 8 का गुणा इसमें करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 8 सत्ते 56 की 6, 8 सत्ते 56 की 6 से लगी 5 और 8 गुण 64, 64 5 69, 69 की 9 8 से लगी 4 ना, एक बार फिर से 8 सत्ते 56 की 6 से लगी 5, 8 गुण 64, 64 5 69, 64 5 69 की 9 से लगी 6, 8 से लगी 6, 8 5 40, 40 की 6 40 6 46 की 4, 8 से लगी 4, 8 चौको 32, 32 4 36 की 6, 8 से लगी 3, 8 एकम 8 3 11, और 10 की घात 4 का मतलब क्या, 10 दाई 100 दाई 1000 दाई 10,000। ये हमारे 4 हो गए, जीरो हमारे कितने हैं दोस्तों, 4 हैं, 11.669, क्योंकि दशमलव हमारा 4 है तो 4 अंक बाद दशमलव लगेगा। अब ये हमारा इसमें कहा गया परमेय संख्या 14,587 बटे 1250 का दशमलव प्रसार निम्नलिखित के स्थानों के बाद समाप्त होगा। अब इसमें आंसर में क्या लिख देंगे, 4 स्थानों बाद। अब 4 स्थानों बाद इसमें कौन सा हमारा ऑप्शन सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही है, 4 ये सही है। अब दोस्तों मैं आपको पढ़ाऊँगा, अगली क्लास में पढ़ाऊँगा 3A, क्योंकि जो हमारा चैप्टर 2 था पॉलिनोमियल्स बहुपद, यानी कि वो हमारा कोविड-19 के कारण ख़त्म कर दिया गया है 30% कोर्स में, इसलिए मैं आपको पढ़ाऊँगा चैप्टर 3। चैप्टर 3 में कहा गया है चैप्टर 3 है दोस्तों 2 चर वाले रैखिक समीकरण योग। मैं आपको अगली क्लास में पढ़ाऊँगा। धन्यवाद दोस्तों।